हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ये 1869 ईस्वी में पस सेल से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। तो इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था और 1889 में इसके एसिडिक कैरेक्टर्स का पता लगाया था। किसने? अल्टमान ने। तो जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारे लगभग सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये हमारे सेल्स के मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लियस के अलावा ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये हमारा न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कई संख्या में आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अगर उसका हम ब्रेक डाउन करके देखें तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 चीज़ पाया जाता है। इसमें एक आपका नाइट्रोजन बेस आता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होता है, रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और दूसरा है आपका पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का पेंटोज शुगर इसमें पाया जाता है। और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट में क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन बेस होता है उसमें 2 तरीके का नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। एक नाइट्रोजन बेस जिसमें प्यूरिन रिंग पाया जाता है और एक दूसरा जिसमें पायरिमिडिन रिंग प्रेजेंट होता है। तो प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस होता है, तो प्यूरिन में आपका 2 प्यूरिन बेस होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और pyrimidine जो होता है उसमें 3 नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये हो गया नाइट्रोजन बेस। कितने तरीके के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में। और अब देखते हैं दूसरा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कितने तरीके का पाया जाता है? तो हमारे न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर 2 तरीके का पाया जाता है। एक तो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा है राइबोज शुगर। तो 2 तरीके का शुगर इसमें पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप में आपका एक ही है, आपका फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण ही जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है न्यूक्लिक एसिड का, तो ये हो गया इसके न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट के बारे में, कितने चीज़ों से मिलकर के हमारा न्यूक्लिक एसिड बना होता है। आखिर न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसका जो मेन काम होता है वो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, जो हमारे आनुवांशिक लक्षण हैं, वो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना और हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी किसके द्वारा होता है? तो आपका न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही होता है। वो कैसे? जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है डीएनए, दूसरा
आरएनए। आपका डीएनए में नाइट्रोजन बेस जो होता है वो आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 तरीके का नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। इसके अलावा हमारा जो पेंटोज शुगर होता है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम होगा। जो आरएनए होता है, आरएनए में जो हमारा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है वो एडेनिन, ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पिरिमिडिन का जो थाइमिन होता है, थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो जो आरएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेस कौन से पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। और शुगर बेस में इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, राइबोज पेंटोज शुगर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। जो हमारे मानव में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ये है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम किस चीज़ से बने होते हैं? क्रोमेटिड्स के बने होते हैं। क्रोमेटिड्स जो होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये जो क्रोमेटिड्स आपस में जहाँ पर जुड़ते हैं उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जब फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो मदर और फादर दोनों की तरफ से फीटस को मिलते हैं, और जो इसका 23 पेयर्स होता है उसमें उसका एक स्ट्रैंड मदर की तरफ से आता है और एक स्ट्रैंड फादर की तरफ से आता है। जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23वां पेयर्स होता है, 23rd पेयर जो होता है वो 6 क्रोमोजोम्स होता है। इसमें हमारा मदर की तरफ से जो होता है X क्रोमोजोम्स होता है, फादर की तरफ से X या Y क्रोमोजोम्स हो सकता है। अगर फादर की तरफ से भी X क्रोमोजोम्स हुआ तो जो फीटस होगा वो आपका गर्ल्स होगा, मतलब फीमेल होगा। अगर फादर की तरफ से जो 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स में पार्टिसिपेशन Y क्रोमोजोम्स का होता है तो हमारा जो फीटस होगा वो मेल होगा। तो ये हो गया गुणसूत्र के बारे में। अगर हम गुणसूत्र को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। जो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए कहलाया जाता है। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। तो हम जो इसका जो डिटेल स्टडी होता है वो अगले पार्ट में करेंगे। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए। डीएनए जो हमारा होता है यही मेन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो एजेंट का काम करता है वो हमारा डीएनए ही होता है। जो डीएनए होता है उसी में हमारे हर एक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे फीटस डेवलपमेंट से लेकर के रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, हमारा जो भी डेवलपमेंट हैं, हाथ बनना है, कान बनना है, नाक बनना है, आँख बनना है, कितने बननी है, इसकी संख्या, कब बननी है, किसका डेवलपमेंट कब होगा, हमारे आँखों का कलर किस तरीके का होगा, हमारे बाल का कलर कैसा होएगा, इन सब चीज़ों की जानकारी हमारे डीएनए में होती है। ये डीएनए ही हमारे हर एक कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर किया रहता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये अपना जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर शो करना होता है वो हमारे बॉडी में होता है। तो जो हमारा मेन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को जनरेट या कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है
हम उसी को डीएनए बोलते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, जो हेलिक्स है उसको अगर हम सीधा करें तो हमारे बॉडी में इतने डीएनए हैं, इसकी लंबाई इतनी हो जाती है कि हम पृथ्वी से सूरज तक की दूरी को 300 बार माप सकते हैं। लेकिन ये कंडेंस फॉर्म में होता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर इतनी सरफेस एरिया में ये रहता है। ये हो गया हमारा डीएनए के बारे में। अब चूँकि न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके का होता है, डीएनए और आरएनए, तो जो डीएनए हो गया, अब हम देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए हमारे शरीर में मेन काम इसका क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। जो हमारा आरएनए होता है वो डीएनए के मदद से हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जो हमारे लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, यह अमाइनो एसिड्स का बना होता है। 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर के एक प्रोटीन यूनिट का निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन आरएनए होता है, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स होता है लेकिन आरएनए सिंगल हेलिक्स का होता है, इसमें एक ही स्ट्रैंड पाया जाता है। ये आरएनए, जो आरएनए होता है वो हमारा 3 तरीके का होता है। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए। चूँकि हमारे बॉडी में 2 तरीके के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, एक तो होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं इसका प्रोडक्शन तो हमारी बॉडी खुद ही कर लेता है, इसकी संख्या 10 होती है। जो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है उसको हमें डाइट से प्राप्त करना होता है। चूँकि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, तो जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, जब हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स की कमी होती है तो जो हम भोजन करते हैं उसमें से एमआरएनए क्या करता है, जितने भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, उसको हमारे भोजन से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के पास से अमाइनो एसिड्स को उठाता है। और ट्रांसफ़र आरएनए, टी मतलब ट्रांसफ़र का होता है, ये परिवहन का काम करता है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या किया, अब ये अमाइनो एसिड्स को लेकर के राइबोसोमल आरएनए के पास गया। ये जितने भी अमाइनो एसिड्स मैसेंजर आरएनए ने कलेक्ट किया था उसको वहाँ से उठा करके राइबोसोमल आरएनए को दे देता है। राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, राइबोसोम्स पर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ जो राइबोसोमल आरएनए होता है, यहीं पर आपका अमाइनो एसिड आकर के प्रोटीन की सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है। तो मैसेंजर आरएनए ने अमाइनो एसिड्स को निकाला, ट्रांसफ़र आरएनए ने उस अमाइनो एसिड्स को राइबोसोमल आरएनए को दिया, राइबोसोमल आरएनए के पास जाकर के प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये होता है आरएनए का काम। अब इसमें देखते हैं, आ जाते हैं डीएनए आरएनए का जो हमारा प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस होता है, जो ये हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, एंटी पैरेलल होते हैं। ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। इसमें बीच बीच में जो हमारा नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो एडेनिन होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। जैसे अगर ये एडेनिन यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, किससे, थायमिन से। और अगर यहाँ पर एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और साइटोसिन किससे जुड़ता है, गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइटोसिन है तो ये हमारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा गुआनिन से। जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इसको और ही ज़्यादा स्टेबल बनाता है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा डिटेल में, वो हम आगे इसका नोट्स बनाएंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे। तो ये जो जनरल
आज हमने देखा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। इसका एसिडिक कैरेक्टर अल्टमान ने खोजा था। न्यूक्लिक एसिड जो होता है दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए के रूप में। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो कंबाइंडली क्या करता है, हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर जो हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं या जो ऐसे इन्फॉर्मेशन जिससे कि हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी में डिफरेंट स्टेज पर होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उसकी जानकारी को स्टोर करता है और साथ में डीएनए की मदद से आरएनए के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये जनरल न्यूक्लिक एसिड के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।